वेलकम बैक आवर चैनल आर एस इंटेलेक्ट इनसाइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हिस्ट्री का जो सेकेंड ईयर के जो पेपर है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें ये पूछा जाता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो है कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुए थे तो उसके होने के क्या कारण थे, मतलब क्या रीज़न थे, और उसके बाद इसके जो परिणाम थे वो कौन कौन से थे। तो हम ये पढ़ने वाले हैं और ये पक्का 100% है कि ये क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है इसका जो फॉर्म है वो चेंज कर दे, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आपका जो है वो परिणाम पूछ ले या फिर हो सकता है कि इसके रीजन पूछे कि क्या क्या जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे, वो सारी चीज़ें इसमें ये पूछ सकते हैं। तो हम प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो आपको आंसर कैसे लिखना है, पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देना है। किसी भी क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते हो ना तो उसमें सबसे पहले थोड़ा सा आप इंट्रो दो, फिर उसके बाद आप उसके बारे में बताओ कि क्या रीज़न थे, क्या उसके परिणाम थे, क्या क्या पॉइंट्स थे, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट बताओगे, देन कंक्लूड कर दोगे उसे। ठीक है। तो अगर हम बात करें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसको ना ग्रेट वॉर या फिर ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। इस टाइम पे ऐसा माना गया कि इस वॉर के बाद ना सब खत्म हो जाएगा, जो मतलब सब कुछ, जैसे कि उस टाइम पे जो कंडीशन हो गई थी ना युद्ध के टाइम पे, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी कंडीशन। तो ऐसा लग रहा था कि अब ना पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, अब कुछ नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा गया, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ठीक है। तो ये भी यहाँ कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वॉर के बाद फिर से दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसे आ गए थे जो फॉलो नहीं किए गए, जिसके कारण हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो वॉर था ये कब स्टार्ट हुआ था, 28 जुलाई 1914। कब, 28 जुलाई 1914 से ये स्टार्ट हुआ था। और ये कब तक का चला था, तो ये जो चला था 11 नवंबर 1918। ओके। तो इतने टाइम तक ये वॉर चला और इसमें लगभग अप्रॉक्स अगर हम बात करें, अप्रॉक्स में ही बात करेंगे, तो इसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि कितने लोगों की डेथ हो गई। तो कहा जाता है कि 1,70,00,000 इतने लोगों की डेथ हो गई, अनुमान लगाया जाता है। और जो 60 लाख है, यानी कि 60 लाख लोगों को, जो आम लोग थे ना, उनकी डेथ भी हुई थी। और इसके साथ साथ जो 1 करोड़ है, 1,10,00,000, कितना, 1,10,00,000 इतने सैनिकों की डेथ हुई थी यहाँ पे। तो इन सबको मिला के कहा जाता है कि जो टोटल डेथ हुई थी, जितने भी लोग थे, वो 1,70,00,000 थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो ये जो वॉर था, ये ऐसा नहीं कि किसी एक देश के बीच में हुआ था। ये जो वॉर था ये कई कंट्रियों को मिला के बना था। तो उस टाइम पे ना दो अलाइनमेंट्स बन गए थे। ठीक है। एक तो बन गया था जैसे देखो, एक तो थे धूरी राष्ट्र और एक थे मित्र। ठीक है। यानी कि जो मित्र है उसको बोलते अलाइड पावर। एक था अलाइड पावर और दूसरा था एक्सिस पावर। ठीक है। ये जो था एक्सिस पावर था। और जो धुरी शक्ति थी, यानी कि जो धुरी राष्ट्र थे, इसमें कौन कौन से कंट्री थे, तो इसमें थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया, तुर्की, ऑटोमन एम्पायर, ये सब थे। वहीं पे जो मित्र राष्ट्र थे यानी अलाइड पावर थे, उसमें कौन कौन से थे, उसमें थे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जितने भी पावरफुल कंट्री थे वो सब थे, जैसे अमेरिका, इटली, ये सब। ये तो इन दोनों पावर के बीच में, जो अलाइड पावर है, जो एक्सिस पावर, इन दोनों के बीच में ये वॉर हुआ था। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो वॉर हुआ था, ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा युद्ध हो, मतलब करना पड़ गया। कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो इसके पीछे ना कई सारे कारण हैं, जैसे कि सैन्यवाद यानी मिलिट्रिज्म, साम्राज्यवाद, कूटनीति, गठबंधन, ये सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो मेन पॉइंट था उस टाइम पे, जो मेन मुद्दा है, वो
कौन से था? तो वो जो था वो था आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, यानी कि जो वहाँ पे जो राजकुमार था, राजा कह सकते हो आप, तो वो जो आर्किड्यूक था ना फ्रांज फर्डिनेंड, उसकी डेथ मेन रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो इसकी स्टोरी क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो वॉर था ना, तो ये जो वॉर था इसमें जो वो युवराज थे कहाँ के, ऑस्ट्रिया, कहाँ के, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे, कौन, फर्डिनेंड, और उनकी जो पत्नी थी गैवरीली, तो उसकी जो साराजेवा जो थी ना, साराजेवा में हत्या की गई। ये जगह का नाम है साराजेवो। तो वहाँ पे इनकी कौन, युवराज फर्डिनेंड और उसकी जो वाइफ है गैवरीली, उसकी हत्या की गई। तो उसकी वहाँ पे हुआ क्या कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो युवराज थे, कौन, फर्डिनेंड, तो उसकी ना 28 जून 1914 को, कब, 1914 को उसकी डेथ कर दी गई, मतलब उसको मार दिया गया। और स्टार्टिंग यहीं से होता है, यही एक कारण था, क्योंकि जो विरोधी थे वो सारे ना एक साथ हो गए। और एक टाइम पे जो ये इवेंट हुआ था, जो ये घटना हुआ था, तो सबको ना जो भी इसके अपोजिट पार्टी थे वो सारे इकट्ठे हो गए। और उसके बाद जो ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये दोनों ही रूप से ये हत्या के लिए जिम्मेदार माना गया। क्या कहा गया कि जो ऑस्ट्रिया के लोग हैं और जो सर्बिया के हैं, तो इन दोनों को ही, जो उनकी डेथ हुई थी ना, जो युवराज थे ऑस्ट्रिया के, तो उसकी डेथ का हकदार माना गया। उनको बोला क्या कि तुम लोगों की वजह से हुआ है। तो जो हत्यारे थे उनको ये बोला गया कि ना 48 आवर्स के अंडर ना इन हथियारों को पकड़ने की बात कही गई, कि इसके अंदर मतलब जो 48 घंटे हैं ना, उसके अंदर अंदर उस हथियार को पकड़ना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं करने पे क्या हुआ कि आक्रमण की बात रखी गई। बोला गया कि अगर ऐसा नहीं होगा ना, जिसने हत्या किया, अगर उसको नहीं पकड़ा गया 48 घंटे के अंदर, तो हम क्या कर देंगे, हम अटैक कर देंगे। तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने इस अल्टीमेट को अधिक कठोर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का समर्थन किया, उसका साथ दिया। तो सर्बिया है, सर्बिया ने भी रूस और उसके साथ जो भी महाशक्ति, जो पावरफुल कंट्री थे ना, उसकी हेल्प मांगी। देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी ने जो जर्मनी ने अल्टीमेटम को अधिक कठोर बनाने के लिए क्या किया, ऑस्ट्रिया का समर्थन किया कि हाँ ठीक है, ऑस्ट्रिया का साथ दिया। तो वहीं पे जो सर्बिया था, सर्बिया भी कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने भी रूस और जो भी पावरफुल कंट्री थे ना, उससे हेल्प मांग लिया। तो लेकिन जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया ने जो भी उसके जो पूर्व के जो विचारों के जो आधार पर सर्बिया के विरुद्ध क्या कर दिया, उसने युद्ध घोषणा कर दिया। कहा ठीक है, मैं तुम्हारे विरोध युद्ध करूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, सर्बिया के अपोजिट में युद्ध कर दिया, और जिसका जो आधार पर इन दोनों के बीच युद्ध की घोषणा हो गई। फिर क्या, रूस भी आया इसकी हेल्प करने के लिए। रूस ने अपनी सेना को वहाँ पे बॉर्डर पे तैयार कर दिया और कहा कि ठीक है, जिससे भी जब, तो देखो, जब रूस ने सर्बिया की हेल्प की तो क्या हुआ, जर्मनी नाराज़ हो गया और उसने 12 आवर्स के अंदर रूस से ये बोला कि सैनिकों को यहाँ से हटाने के लिए बोला गया। लेकिन क्या हुआ, रूस ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। उसने बोला नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जर्मनी ने क्या किया, रसिया पे भी आक्रमण कर दिया। देखो कहाँ से कितना युद्ध फैलता जा रहा है, जो वॉर है वो एक दूसरी कंट्री पे होता जा रहा है, अटैक होता जा रहा है। फिर क्या, रूस और फ्रांस के बीच ना एक समझौता हुआ था, जिसको लेकर जर्मनी ने फ्रांस को बोला कि तुम मतलब अपने जिस जगह पे हो ना, स्टेबल रहो। लेकिन क्या हुआ कि जो फ्रांस है यानी ना, उसकी बात नहीं मानी। और जब फ्रांस ने उसकी बात नहीं मानी, तो जो जर्मनी ने उसने क्या किया, जो फ्रांस है ना, उसके विरुद्ध भी उसने वॉर कर दिया। अब क्या हुआ, जब फ्रांस पे अटैक हुआ तो उसी के बीच में बेल्जियम आ गया। ठीक है, बेल्जियम ने भी जर्मनी पे आक्रमण कर दिया, जिसके समर्थन में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है उसको भी बीच में आना पड़ गया। तो मतलब इस चीज़ को ना वो आगे तक चला गया लेके, और जिसके कारण काफ़ी सारे वॉर हुए, बहुत ज़्यादा हानि भी हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज ख़त्म हुए। और जैसा अभी हमने बात किया कि 1,70,00,000 लोगों की डेथ हो गई। काफ़ी सारे इसके मतलब और भी कारण हैं युद्ध के, पर जो उस टाइम पे जो मेन कारण था, जो मेन रीज़न था, वो यही था कि युवराज, उसकी डेथ जो हुई थी ना, उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसको मारा गया था। और यही सबसे बड़ा एक कारण था। इसके अलावा भी और कारण थे, तो उसको भी हम पढ़ते हैं।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो मेन रीज़न था वो क्या था। इसके अलावा जैसे और क्या-क्या रीज़न थे, तो देखो पहला है मिलिट्रिज़्म यानी कि सैन्यवाद। तो युद्धों का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था सैन्यवाद। सैन्यवाद एक ऐसी अवधारणा थी जो युद्ध और सेना का महिमामंडन करती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे यूरोप में व्यापक रूप से फैली थी, मतलब ये पूरे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा लेवल पे ये फैला हुआ था। इससे राष्ट्रों के युद्धों के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित किया और हथियारों की होड़ का मतलब होता है सबके बीच में ना कॉम्पिटिशन हो रहा था कि हमें हथियार ज़्यादा रखने हैं, हमें रखना है, तो जिसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे लोगों में तनाव आ गई, कंपटीशन की जो भावना है वो आ गई, और जिससे क्या हुआ, हर एक देश एक दूसरे से शक्तिशाली बनना चाहता था, और जब शक्तिशाली बनना चाहेगा तो संघर्ष होगा तो वही वॉर होगा, ठीक है। फिर आता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या था, ये भी एक तरीके से मेन कारण था, क्योंकि हर कोई अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। अब इसमें क्या हुआ, साम्राज्यवाद देश को मजबूत और शक्तिशाली बनाने का एक मकसद था। जैसे कि देखो कोई कंट्री ये है और ये कंट्री यहाँ पे है, तो ये सोचेगा कि मैं अगर इसको हरा दूंगा तो ये वाला पार्ट भी मेरा हो जाएगा। तो एक तरीके से अपने साम्राज्य बढ़ाने की बात कर रहा है, अपने आप को शक्तिशाली बनाने का बात कर रहा है, तो ये भी एक मेन रीजन था। और जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने साम्राज्यों के निर्माण के लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उनके बीच में क्या हुआ, तनाव पैदा हुआ। कई यूरोपियों ने अपने साम्राज्यों को बढ़ाने के लिए, उसका निर्माण कराने के लिए, अपनी संपत्ति का विस्तार करने के लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ही यही होता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना, उनका जो राज्य है ना उसको और तक जगह तक ले जाना। इससे क्या हुआ कि जो यूरोपीय देश है उनके बीच में तनाव हो गया, प्रतिद्वंद्विता आ गई, क्योंकि पूरे यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में एक दूसरे से आगे सब लोग निकलना चाहते थे। कोई सब चाहते थे कि हम आगे निकलेंगे, हमारा साम्राज्य बढ़ेगा, और जिसके कारण सब में स्ट्रगल होते गए, ठीक। फिर आता है गुप्त कूटनीति, यानी कि इसमें क्या होता था कि इसे गुप्त सहानुभूति भी कहा जाता है, क्योंकि देश एक दूसरे पर लाभ पाने के लिए गुप्त रूप से अपने गठबंधन और रणनीति पर बातचीत करते थे। यानी कि अपना फ़ायदा सोचने के लिए जो देश थे वो गुप्त रूप से जो गठबंधन होता था, अलायंस होते थे, वो बनाते थे और आपस में बातचीत करते थे। तो ये भी एक कारण था। गठबंधन में क्या होता था कि जो देश है ना, जो कंट्री है, वो एक दूसरे के बीच में समझौता करते थे, सैन्य समझौता करते थे, जिसके कारण क्या होता था कि देशों के बीच में तनाव और प्रतिद्वंद्विता पैदा होती थी। अब ये समझौता क्या होता था, देखो जैसा बात कहा जाता था, पहले तो वो लोग समझौता कर लेते थे कि हाँ ठीक है, होगा, लेकिन बाद में जब बारी आती थी करने की, तब वो लोग क्या करते थे, आपस में चेंज हो जाते थे। जैसे मैंने अभी बताया कि रूस और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था, लेकिन जो जर्मनी था उसने बोला कि तुम हमारे बीच में ना हो, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फ्रांस बीच में आ गया। मतलब इस तरीके से कंडीशंस होते थे, और जो चीज़ के लिए मना की जाती थी अगर वो करता था तो उससे भी क्या होता था, वॉर की स्थिति आ जाती थी। युद्ध के लिए शस्त्रीकरण मतलब हथियारों की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो देश थे, देशों ने विशाल सेना बनाने में बहुत सारा धन और ऊर्जा की खर्च की थी, जिसके कारण बड़े और अधिक शक्तिशाली हथियारों की आवश्यकता भी उत्पन्न हुई थी। सब लोग क्या हथियार वेपन बनाने में लगे हुए थे, जिससे पैसे भी जा रहे थे, और क्या हुआ कि जितनी भी रिसोर्सेज वगैरह है ना वो भी ख़त्म हो रहे थे, और जिसके कारण और भी ज़्यादा शक्तिशाली वो लोग सोच रहे थे कि नहीं, अब हमें ना पावरफुल बनना है, हमें पावरफुल बनना है तो हमारे पास वेपन होना चाहिए। तो बस वो लोग इस चीज़ में भी लगे हुए थे, तो ये भी एक कारण था। तत्कालीन कारण जो था वो मैंने आपको अभी बता दिया। साम्राज्यवाद यानी इम्पीरियलिज्म का मतलब वही है कि अपने साम्राज्यों को, अपने सीमा और क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए भी वो लोग बाकी देशों के बीच युद्ध करते थे, जिससे कि अपना साम्राज्य को बढ़ाया जा सके। सैनिक शासन का मतलब भी वही है, सैन्यवाद ही है। ये गलती से रिपीट हो गया, आप इसको सैनिक शासन कह लो या फिर सैन्यवाद ही कह लो। राष्ट्रवाद क्या था कि इससे युद्ध शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से माना जाता था, सबसे पहला पॉइंट माना जाता है इसे। बोस्निया और हर्जेगोविना के लोग अब ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जिससे क्या हुआ कि जो सर्बिया है वो लोग जो थे ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो किसका पार्ट बनना चाहते थे, सर्बिया का। तो ये भी एक कारण था। यूरोप के प्रत्येक देश ने अपने राष्ट्रवाद को साबित करके और दूसरों पर हावी होने की कोशिश करके युद्ध को भी बढ़ाने में योगदान दिया। तो ये इसके कारण थे। अब हम यहाँ पे बात करें कि जो वॉर है, जो प्रथम विश्व युद्ध है, उसकी केंद्रीय शक्ति क्या थी, मतलब जो बीच में, जो सेंटर में जो पावर्स थे वो कौन कौन से थे। तो जर्मनी अपनी सैन्य प्रगति के साथ वह ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन को हरा सकता था। ब्रिटेन ने देश के उत्तर में एक किला बनाकर जर्मनी को बेल्जियम में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इसका मुकाबला करने के लिए जर्मनी ने इस किले पर कब्जा करने के लिए बेल्जियम में सेना भेजी। वहीं पे रूसी साम्राज्य की बात करें तो अपनी सेना प्रगति के साथ रूस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों को ज़मीन लेने में कई देशों में शामिल हो गया। मतलब जो उनके जो ज़मीन है, जो एरिया है, उनको छीनने में ही लगा हुआ था। वहीं पे अगर हम ओटोमन की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्क ने
जो तुर्की थे, उन्होंने यूरोप में अपने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने में भी वो कामयाब हो गया था। मतलब ये जो पार्ट ये बता रहे हैं ना कि जैसे रूस है, ओटोमन है, ये किन किन एरिया को इन लोगों ने अपना सेंटर माना था, ये उसकी बात हो रही है। फिर आता है इसके जो परिणाम थे। अब परिणाम क्या थे, जो ये युद्ध हुए इसके परिणाम क्या क्या थे। तो देखो, अगर हम राजनीतिक परिणाम की बात करें यानी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की, तो जर्मनी में राजा का शासन समाप्त हो गया और यह नवंबर 1918 में गणतंत्र बन गया, यानी ये फ्री हो गया, ठीक है। और 1992 में यूएसएसआर का गठन हुआ, यानी रूस नहीं था, रूस तो 1991 में बना था, तो उससे पहले यूएसएसआर था, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं। तो ये 1922 में बना। संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, यानी जो अमेरिका है यूएस से, ये पावरफुल कंट्री के रूप में सामने आया। यूरोपीय वर्चस्व समाप्त होने लगा और जापान एशिया पर शक्तिशाली बनकर उभरा, यानी कि जो जापान है वो पावरफुल कंट्री के रूप में आया। पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, ये जो देश थे ये स्वतंत्र हुए। बाल्टिक देश थे यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये भी क्या हो गए, फ्री हो गए। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये जो थे ये कई राज्यों में टूट गए। और जो बचा हुआ क्षेत्र था वो क्या हुआ, वो तुर्क साम्राज्य जो थे वो तुर्की बन गया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जो तुर्की है ये राजशाही की ओर बढ़े, मतलब यहाँ पे भी राजा का शासन था। वहीं पे यहाँ पे कुछ संधियाँ भी हुई, जैसे कि देखो कौन कौन से ट्रीटीज हुए थे। सहयोगी और केंद्रीय शक्तियों के बीच पेरिस सम्मेलन हुआ था। ये जो पेरिस सम्मेलन हुआ था ना, ये 1919 में हुआ था। कब, 1919 में, यानी कि 1919 में हुआ था। इसमें जो कंट्री शामिल थे वो कितने थे, उसमें थे फ्रांस, ठीक है, यूएसए, इटली, इंग्लैंड, ठीक है, ये जो कंट्री थे ये इसमें शामिल थे। और यहाँ 1919 में ना जब ये वॉर ख़त्म हुआ था तो 1919 में ना लीग ऑफ नेशन बनाया गया। ये जो पेरिस सम्मेलन है ना, पेरिस शांति सम्मेलन, इसी में अब लीग ऑफ नेशन बनाया गया और ये बोला गया कि अब फ्यूचर में कोई वॉर ना हो। पर क्या हुआ, ये ना विफल हो गया, ये सही से चल नहीं पाया, जिसके कारण फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। फिर उसके बाद आया आपका यूएनओ बनता है, ठीक है। तो ये ना पेरिस शांति सम्मेलन में नींव रखी गई, बात कही गई कि लीग ऑफ नेशन हम बनाते हैं ताकि फ्यूचर में वॉर ना हो। तो ये भी एक कारण था, तो ये भी एक, ठीक है, तो ये भी संधि की गई थी कब, 1990 यानी 1919 में। अगर हम बात करें कि फ्रांस से कौन था, तो फ्रांस से ना क्लेमेंसो था। वहीं यूएसए से कौन था, वुड्रो विल्सन था। इंग्लैंड से लॉर्ड जॉर्ज थे। तो ये सारे जो थे मिलके उन्होंने लीग ऑफ नेशन का गठन किया था। देखो यहाँ भी लिखा है, पहली और सबसे महत्वपूर्ण वर्साई की संधि यहाँ हुई थी 28 जून 1919 को। और यहाँ पे क्या, राष्ट्रसंघ यानी वही है लीग ऑफ नेशन, ठीक है, उसकी बात की गई थी। सेंट जर्मन की संधि भी हुई थी इसी में 1919 में। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को क्या था, भंग कर दिया गया था और जो ऑस्ट्रिया एक नया गणराज्य के रूप में बन गया था। सेवर्स की संधि भी हुई थी 1920 में ही। ये जो था ये तुर्की साम्राज्य के बीच यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये ट्रीटीज हुए थे कि जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे ना उसमें कौन कौन से ट्रीटीज हुए थे, ये वो है। फिर उसके बाद है सामाजिक परिणाम। तो जो ये है इसमें जो थे पहले ना जो सामाजिक परिणाम हुए उसमें ये था कि करीब 1 करोड़ के करीब लोग मारे गए थे, इससे ज़्यादा ही मारे गए थे। मृत्यु और बड़ी संख्या में पलायन के कारण पुरुषों की संख्या में कमी के कारण जन्म दर में भी गिरावट आई। कम पुरुष उपलब्ध होने के कारण जो महिला थे वो कारखाने में काम करने लगे, क्योंकि पुरुषों की संख्या कम थी, उनकी स्थिति वगैरह में भी चेंज हुआ था। प्रादेशिक कारण यानी कि टेरिटोरियल कॉजेस क्या थे, मतलब परिणाम क्या थे। तो एलिस और लॉरेंस जो थे वापस फ्रांस चले गए थे। ये आए थे यहाँ पे तो वो वापस चले गए थे। बेल्जियम ने यूपेन और मालमेडी पर पुनः प्राप्त किया। पोलैंड ने पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इस तरह से पूर्वी रूस क्षेत्रीय से अलग थलग हो गया। पूर्व बाल्टिक जर्मन शहर जो डेजिंग और मैमल है इसको मुक्त घोषित कर दिया गया। उत्तरी स्लेस्विग हेल्स्टीन की डेनमार्क द्वारा कब्जा कर लिया गया। जर्मनी ने सभी कॉलोनियों को खो दिया, मतलब जिस पे उसने क्या किया था, कब्जा किया था ना, जिसको अपना कॉलोनिज्म बनाया था उसको उसने खो दिया, मतलब उसके हाथ से वो चला गया। फिर आता है सैन्य परिणाम। तो सैन्य परिणाम में क्या था, जर्मन नौसेना की संख्या में गिरावट आई। फिर उसके बाद 1 लाख तक के सेना के जो थे वो मतलब कम हो गए। राइनलैंड क्षेत्र विसैन्यीकृत किया गया। तो ये जो थे ये सैन्य परिणाम।
इसके अलावा कुछ ना वो भी थे, सांस्कृतिक परिणाम भी थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे देखो, जब वॉर हुए तो अलग अलग कंट्री के लोग आए, ठीक है। जब अलग अलग कंट्री के लोग आए तो उनके कल्चर भी तो आएंगे, तो वो भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, उनके जो कल्चर थे वो भी एक दूसरे से मतलब लिया गया दिया गया, कह सकते हो कि आदान प्रदान हुआ। और जो एजुकेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका भी हुआ, उसकी भी डेवलपमेंट हुई, उसकी उन्नति भी हुई। तो ये भी था। इसके अलावा हम ना आर्थिक रूप से भी इसका परिणाम देख सकते हैं। कौन से इकोनॉमिकली इफेक्ट क्या थे, तो देखो जो इकोनॉमिक थे उसमें ये हम देख सकते हैं कि देखो, जैसे यहाँ पे इतना लंबा ये वॉर चला और हथियार वगैरह वेपन्स बनाए गए, तो उस टाइम पे धन की कमी हुई होगी, ठीक है। फिर जब धन की कमी हुई होगी तो कुछ जो आर्थिक संगठन है यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी बनाए गए होंगे। और जब धन की कमी हुई, इतने सारी चीज़ों का विनाश हुआ, मतलब ख़त्म हो गए, रिसोर्सेज कम पाए गए, तो क्या हुआ, वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो गई होगी, है ना। ये भी चीज़ें हो सकती है। इसके बाद वह हो सकता है कि वहाँ पे जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पुरुषों की संख्या कम हो गई, तो जब पुरुषों की संख्या हो गई यानी कि स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हुई होगी, तो क्या होगा, स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ होगा, है ना। ये भी चीज़ें वहाँ पे देखने को हमें मिला था। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये वॉर था, इससे जो भारत है, भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखो, भारत युद्ध के प्रति वो तटस्थ था, मतलब वो ना तो युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहता था, ना उससे दूर होना, क्योंकि देखो उस टाइम पे ना जो इंडिया था वो उन्हीं के बीच में था, वो फ्री नहीं था, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो 1947 में उसने फ्रीडम पाया। तो उस टाइम पे ब्रिटिश उपनिवेश होने के नाते क्या हुआ, भारतीयों को, जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, उनका मानना था कि ब्रिटेन के युद्ध के कारणों से भारत का प्रयास ब्रिटेन पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा और भारतीयों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। पहला स्वशासन का लक्ष्य था। उनको ऐसा लगा कि अगर हम ब्रिटेन की मदद करेंगे तो हो सकता है ब्रिटेन हमसे खुश हो जाए, हमारी वो हेल्प करे। तो ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण भारत ने प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो था उसने पार्टिसिपेट किया, मतलब हेल्प करने की उसकी कोशिश की। और भारतीय पुरुषों को युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर लड़ते देखा गया, मतलब कि जो वेस्ट वाला जो एरिया था उस पर जो भारतीय सैनिक थे उसको लड़ते हुए देखा गया। भारतीयों को पहले फ्रांस में नियोजित किया गया, लेकिन क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की सेना जो थी यहाँ पे मतलब सही से काम नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पे देखा गया कि फ्रांस में भी वो लड़ रहे थे। भारतीय पुरुषों ने फ्रांस और बेल्जियम, मेसोपोटामिया, मिस्र, गैलीपोली, फिलिस्तीन और सिनाई जैसे अलग अलग एरिया में भी इन लोगों ने वहाँ पे अपना सेवा, अपना सर्विस प्रोवाइड किया था। तो ये आप देख सकते हो कि जो भारत है वो ब्रिटेन की तरफ से कर रहा है वर्क, है ना। तो ये सारे जो थे परिणाम थे। फिर आप जब इतना सारा लिख दोगे उसके बाद क्या करोगे, एक छोटा सा कंक्लूजन दे दोगे कि आपने मतलब इस सारी चीज़ों से क्या, मतलब आपको क्या कंक्लूजन मिला, ये जो वॉर था कितने टाइम तक चला और काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे नुकसान हो गया। तो आप ये कंक्लूजन में लिख देना है, ठीक है। अपनी मर्जी से कंक्लूजन लिखा जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही है, भले फॉर्म चेंज कर दे क्वेश्चन का, पर आंसर यही होगा, क्योंकि वहाँ पे परिणाम पूछेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे हो सकता है कॉन्सिक्वेंसी पूछ ले, या फिर जो देखो कॉन्सिक्वेंसी पूछे या फिर जो भी पूछे आपसे, ठीक है, रीजन पूछे। लेकिन जब भी आप रीजन बताओगे तो थोड़ा सा उसका पता नहीं पड़ेगा परिणाम क्या है, इंट्रो तो देना ही पड़ेगा कि क्या था, है ना। तो कुछ भी पूछे आपको लिखना तो सारा ही है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, तो आप एक छोटा सा प्रॉपर तो कुछ लिख नहीं सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।